जय हिंद। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ और आज मैं पढ़ रही हूँ अपनी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसे टाइटल दिया है मैंने मोहब्बत की रेलगाड़ी। और इसका है आज 26वां एपिसोड। तो बिना लेट किए हुए मैं शुरू करती हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सुना कि किस तरह से हैदर और वरीशा अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए और मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। जिस तरह की मेहनत वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कर रहे थे, उस तरह से रिश्ते के इस सफर में और जिंदगी के इस सफर में जीवन साथी के जो बंधन होता है उसको इस तरह से समझने के लिए कि वो सामने वाला भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस होते हैं और उसके भी अलग अलग टाइप के लाइफ में रोल्स होते हैं। वो सिर्फ एक जीवन साथी नहीं होता, वो कहीं पे बेटा होता है, वो कहीं पे पिता बनने वाला होता है, वो कहीं पे दामाद होता है, वो कहीं पे किसी का भाई होता है। इसी तरह से लड़की भी वो सिर्फ एक बीवी नहीं होती शादी के बाद, उसको भी कई तरह के रोल्स निभाने पड़ते हैं। और ये जीवन साथी के लिए बहुत जरूरी है समझना कि कैसे एक दूसरे को उनके इम्पोर्टेंट रोल्स निभाने के लिए वक्त भी मिल जाए, एफर्ट भी लगाने के लिए उनको रास्ता निकल जाए, और इस तरह से जीवन साथी के रिश्ते के साथ साथ बाकी रिश्तों के लिए भी जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी उन सब को निभा लिया जाए बहुत आराम से। और इस तरह से ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को वक्त और एक दूसरे की बातों को समझने में एफर्ट लगा रहे थे। उन्होंने सीखा कि जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों को काम करना होता है, चाहे वो रिलेशनशिप किसी का भी हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे वो बेटी और माँ का हो, चाहे बेटी और पिता का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो। कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें दो लोग डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उस रिश्ते में दोनों तरफ से एफर्ट दिखना चाहिए। और जब ये एफर्ट कम होने लगता है, मान लीजिए एक इंसान बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है और सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो इस रिश्ते में ग्लिच आनी शुरू हो जाती है। तो हैदर और वरीशा के माँ बाप वीडियो कॉल में कंटिन्यूअसली उनको गाइड करते रहते हैं कि जैसे ही रिश्ते में खटास शुरू हुई है आना, उसी टाइम उस पे काम कर लिया जाए, नहीं तो ये खटास रिश्ते के अंदर फफूंदी लगा देती है। आपने फंगस देखा है अचार में लगते हुए? कुछ उस तरह से फंगस रिश्ते में लगने लगता है और फिर रिश्ता खराब हो जाता है। और इस तरह से उन दोनों की गाइडेंस इन सभी को एक दूसरे के लिए रिश्ते बनाने, समझने, एक्सेप्ट करने, बहुत सारी चीजें रिश्ते में ऐसी होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पापा का नेचर 100% मेरे जैसा नहीं था, मेरा नेचर 100% मेरे पापा के जैसा नहीं, मेरी माँ के जैसा नहीं, 100% मेरे भाई के जैसा नहीं, बहन के जैसा नहीं। तो एक इंसान अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर कुछ फैमिली ट्रेट्स कैरी करता है, लेकिन 100% वो ट्रेट्स कैरी नहीं करता। वो बहुत सारी चीजें अडेप्टेशन से सीखता है, अपनी एजुकेशनल जर्नी में सीखता है, अपनी प्रोफेशनल जर्नी में सीखता है। तो वो सारी चीजें हर इंसान को एक दूसरे फैमिली मेंबर से बिल्कुल अलग बना देती हैं। और यही डिफरेंस होता है इंसानों की अपब्रिंगिंग में। और आप जब जानवरों का ग्रुप देखेंगे तो सब जानवर एक ही तरह का अडेप्टेशन करके चलते हैं। उनमें और इंसानों में ये बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही हमें सिविलाइज्ड बनने में मदद करती है। यही हमें डिफरेंस सिखाती है कि अशरफुल मखलूकात का डिफरेंस क्या होता है। और इस तरह से वो लोग अपने रिश्ते में छोटी छोटी चीजों से, जो रिश्ते खराब होते हैं उनसे शुरू में ही सतर्क रहते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको सेम टू सेम वही चीज गाइड कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस के होने के बाद, अपनी लाइफ के सारे रिश्ते के एक्सपीरियंस होने के बाद, जो हैदर और वरीशा के रिश्ते में आ सकता है। हालांकि दोनों की जॉब फील्ड और दोनों का रिश्ता एक जनरेशन आगे का है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन है तो कुछ प्रॉब्लम्स उनकी पर्सनल और स्पेशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
और इस तरह से उन्होंने गाइड किया कि वक्त ब वक्त ईगो केक जो होता है उसको बैंग किया करो। आपने गेम जोन में देखा है बड़ा सा हथौड़ा होता है, जैसे गोल सा सरफेस होता है जिसपे मारा जाता है, तो उस तरह से उन्होंने कुछ ईगो केक नाम की एक एक्टिविटी रखी थी। जब उनको लगता था कि आज मेरा ईगो बहुत हाई हो गया है, तो वो उस ईगो केक को सामने रख के 2-3 हथौड़े उस पे मारा करते थे। और ये सिर्फ वरीशा नहीं करती थी, हैदर नहीं करता था, बल्कि सारे लोग करते थे। मम्मी पापा सास ससुर हैदर वरीशा सारे लोग कॉमनली उस एक्टिविटी को करते थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को सिखाना था कि ईगो सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ईगो सिर्फ बीवी में नहीं होता, ईगो सिर्फ शौहर में नहीं होता, ईगो हर रिश्ते में आ सकता है और उसको खत्म करना ही रिश्ते को ऊपर उठाने का जरिया होता है। तो सारे लोग इस एक्टिविटी को किया करते थे और इस तरह से एक्टिविटी के जरिए वो खुद का सेल्फ एनालिसिस करते थे, कहाँ किस इंसान के जरिए और किस तरह से वो रिश्ते में गलत जा रहे हैं इसको समझते थे और अपने ही ईगो को खुद से हिट करते थे। आपने देखा होगा समाज में एक तरीका है, बहुत कॉमन तरीका है और बहुत सारे स्टेट्स में मैंने देखा है कि अगर किसी का ईगो बहुत हाई है तो एक ग्रुप बना करके लोग उसको बहुत बुरी तरह नेगेटिव बातें बोलते हैं जिससे उसका ईगो लो हो जाए। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं आता। यकीन जानिएगा, उस इंसान को इमोशनल हर्ट होता है कि जब जिंदगी में मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो ग्रुप बना के लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। अगर कल ये कुछ गलत करेंगे तो इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा और इस तरह से रिश्ते में नाइंसाफी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो होता है वो सेल्फ हिट होना चाहिए। अगर मुझे फील हो रहा है कि मेरा ईगो मेरे शौहर के रिश्ते से बहुत ऊपर हाई उड़ रहा है किसी दिन, तो मैं खुद से खुद को हिट, ईगो हिट जिसे कहा जाता है, वो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे शौहर के साथ रिश्ता अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे डायरेक्टली इस बिहेवियर से सिखाना है कि ईगो किसी का भी हाई हो सकता है, बड़े का भी, छोटे का भी, लड़के का भी, लड़की का भी, बेटी का भी, बेटे का भी। तो उसको सेल्फ हिट देने की आदत रखनी है और इस तरह से ग्रेजुअली एंड स्लोली समाज का जो ये तरीका है कि किसी ने कुछ किया तो ग्रुप बना के उनको ग्रुप क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये खत्म हो जाएगा। और ये पर्सनल लेवल पे जब होने लगेगा तो आप एजुकेशन में आजकल लाइफ स्किल क्लासेस में ये स्कूल में सिखाया जा रहा है। आज से 10 से 15 साल बाद ये उन सारे बच्चों की लाइफ में पर्सनल लेवल पे ईगो हिट वाली जो एक्टिविटी है वो होगी और जिसकी वजह से किसी ग्रुप को जरूरत नहीं पड़ेगी उनको जाकर के इस तरह से बोलने की। और समाज की जो ये आदत है जो इवॉल्व हुई है बहुत सारे जनरेशन में, वो धीरे धीरे करके खत्म होगी। और इस तरह से उन लोगों ने सीखा कि जिंदगी में कई बार हमारा ईगो जो होता है ना उसको डस्टबिन में डाल देना होता है, कचरा समझ के। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप को बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना है हमें, और इस तरह से ईगो की वैल्यू कम होती है और रिश्ते की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह से वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो ईगो हिट वाली एक्टिविटी है वो टीम में होती रहे, ताकि किसी भी एक इंसान को बिल्कुल भी खुद वॉलंटियरशिप करके सबके हिस्से का ईगो हिट करने का ड्यूटी ना लेना पड़े और ये पर्सनल लेवल पे खत्म हो जाए। अगर एक ग्रुप में 6-7 लोग हैं, सातों ने जिम्मेदारी ले ली अपने अपने ईगो हिट की, तो ये ग्रुप में ईगो कभी बनेगा ही नहीं। और ये एक्टिविटी हर तरह से हमारे देश के लिए बहुत ही यूजफुल लाइफ स्किल है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। और जब हमने ये खुद फैमिली लेवल पे सीख लिया
तो फिर किसी भी तरह का ईगो का टकराव मजहब के बीच नहीं होगा, ट्रेडिशन के बीच नहीं होगा, और लैंग्वेज को लेकर नहीं होगा। इस तरह का जो भी इश्यू वक्त ब वक्त खड़ा होता है, आप न्यूज चैनल पे देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब के न्यूज चैनल्स पे देख सकते हैं। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैंने किताब में डाली है, ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे मीडियम से आए हैं। तो उस तरह की चीजें हमारे हिंदुस्तान में खत्म होंगी धीरे धीरे, और शांति का एक रास्ता बनाएंगी, ताकि देश और ज्यादा उन्नति करे और हमारे देश का जो ह्यूमन पावर है वो पॉजिटिव एफर्ट्स में लग जाए, बनिस्बत के नेगेटिव एक्शन में जो टाइम यंगस्टर्स का वेस्ट हो रहा है, उनका प्रोफेशनल टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इन सब चीजों की वजह से, वो सब चीजें उनकी पर्सनालिटी से दूर होती जाएंगी और वो अपने को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना सीखेंगे, और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी सारे यंगस्टर्स उठाना, प्रोफेशनल, पर्सनल, ये सारी ड्यूटीज उठाना सीख लेंगे खुद ब खुद। तो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम खुद ब खुद सही हो जाएंगी। और ये पार्ट है लाइफ स्किल ट्रेनिंग का, जो बहुत सारे स्कूल्स में दिया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और कॉलेज लेवल पे भी होता है ये। और इस तरह से शादी के बाद रिश्ते में जो ईमानदारी, एक दूसरे के लिए बहुत ही सद्भाव जिसे कहते हैं वो, और क्रिएटिव आउटलुक कि हम रिश्ते में क्या चीज क्रिएटिव कर सकते हैं, जिससे जो जब आउटपुट सामने आए तो हमारा होने वाला बच्चा उस चीज को देखकर खुश फील करे कि रिश्ता एक अच्छी चीज होती है। तो इस तरह की चीजें वो लोग वक्त बे वक्त करते रहते थे आपस में, और वो इस तरह से ग्रो होते हैं, उनका रिश्ता पलता बढ़ता है टुगेदरनेस के साथ, एक फीलिंग साथ में रहने की, साथ देने की, और एक दूसरे के साथ की इम्पोर्टेंस को समझने की, जो कि समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। कोई भी इंसान जब अकेले रहता है जिंदगी भर, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल हिट का शिकार हो जाता है, वो कहीं ना कहीं उसको सेटबैक लगता है, और फिर उसकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती। ऐसे तो बहुत सारे आप चैनल्स पे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जिसमें बोला जा रहा है कि अकेले रहना ही बहुत अच्छा है। अकेले रहकर ह्यूमन बीइंग के लिए काम करते रहना कंटिन्यूअसली, वो स्टेट अच्छा है। अकेले रह करके खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, खुद ही एंजॉय करके खुद ही चले जाना है दुनिया से, तो फिर इस लाइफ जर्नी का क्या मैसेज आपकी लाइफ से जाएगा? इस बात को बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इस जिंदगी को इस तरह से क्रिएटिविटी में आप यूज करिए कि आपके जाने के बाद इस दुनिया से आप खुद को भी फील करें कि मैंने जिंदगी का हर वक्त पॉजिटिविटी में गुजारा, कुछ कंस्ट्रक्टिव किया, कुछ अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया, जिससे कहते हैं ना निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का जो बंधन होता है वो मुक्त हो जाता है। और जब हमारा दिल अंदर से पूरा साफ होकर के इस दुनिया से जाता है, तो दुनिया में दोबारा आने का कोई रीजन ही नहीं होता। तो इस तरह से उनको हमेशा के लिए निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, सोल रेस्ट इन पीस हो जाती है। और ये सारी चीजें ये बच्चे अपने माँ बाप की गाइडेंस में, वरीशा और हैदर अपने माँ बाप की गाइडेंस में बहुत अच्छी तरह से सीख रहे थे, और उन लोगों को प्रैक्टिकली करते हुए देख रहे थे, तो खुद ब खुद उसको एक्सेप्टेंस वरीशा और हैदर की तरफ से मिल गई और वो लोग करने लगे। और धीरे धीरे ये जोड़े आपस के जेनेटिकल ट्रेट्स की रिस्पेक्ट करना सीख गए, एक साथ अफेक्शन के साथ काम करके मोहब्बत को किस तरह से रिश्तों में फैलाया जाता है इस चीज को सीख गए। और इन्होंने सब लोगों ने मिल करके एक लिस्ट बनाई लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, और वहां पे जो कॉमन थ्रेड था, जैसे कुछ चीजें जो सबको पसंद है और कुछ चीजें जो सबको नहीं पसंद है, उनको अपने फैमिली टारगेट में से हटा दिया
और जो चीजें कॉमनली लाइक्स हैं, जो सबको पसंद है, उसको अपने टारगेट में रखा और उस पे काम करने लगे। अपने कॉमन लाइक्स चार्ट जो उन्होंने बनाया था, उसके अलावा उन्होंने पर्सनल लाइक्स चार्ट भी बना के रखे थे, जिससे उनको पता चले कि एक दूसरे को जानने की तरफ वो कदम उठा सके। और इस लाइक और डिसलाइक के चार्ट से उन्हें पता चलता है कि जहां पे कुछ चीजें कॉमन लाइकिंग है, कॉमन डिसलाइकिंग है, वहां पे बहुत सारी चीजें पर्सनल लाइकिंग भी है और पर्सनल डिसलाइकिंग भी है। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कॉमन चीजों को फैमिली टारगेट में इंक्लूड कर लेना है, और जो पर्सनल चीजें हैं लाइक्स डिसलाइक वाली, उन पे लाइक्स पे तो हम अचीव कर सकते हैं जो हमें पसंद है उसको पर्सनल गोल के अंदर, और जो चीज डिसलाइक वाली है उस इमोशन, वो क्यों डिसलाइक है, क्यों करते हैं, उसके रीजन फाइंड आउट करके उसको इमोशनल सेटबैक से निकाल करके डिसलाइक की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, जिससे मेंटल पीस मिलती है और इस तरह से फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। और धीरे धीरे इस तरह से उनके रिश्तों में ग्लिचेस आना ही बंद हो गए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली साफ करते रहे ना। जिस तरह से हम अपने घर के कोने कोने को हमेशा से साफ करते जाते हैं, तो वो कोना बहुत ज्यादा गंदगी नहीं बटोरता है, और जिस कोने को हम महीने भर छोड़ देते हैं, महीने में एक बार साफ करते हैं, वहां एफर्ट ज्यादा लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे जो ब्रेन है, उसमें कुछ चीजें जो कलेक्ट होती गई साल दर साल, साल दर साल, और जिसको हमने निकाला नहीं, सफाई नहीं की उसकी, और ईगो बैंक एक्टिविटी नहीं की, हो सकता है बहुत सारी चीजें हमारी ईगो की वजह से ग्रो हो गई हो, तो वो सब चीजें बहुत कलेक्टिवली हमारे मेंटल हेल्थ पे खराब असर करती हैं, और इसको ठीक करने का पूरा काम उस इंसान का खुद होता है पहला। और अगर वो ग्लिचेस किसी फैमिली मेंबर्स की तरफ से आया है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गलतियां देखिए सबसे होती हैं। कोई एक ऐसा इंसान आपको आपके आसपास नहीं दिखेगा जो जिंदगी में कभी गलती करता ही ना हो। तो एक चीज को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो फिर माफी देना भी बहुत आसान हो जाता है, एक दूसरे को माफ करना, और इस तरह से रिलेशनशिप ग्लिचेस साफ हो जाती हैं और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्योंकि ज्यादा चीजें कैरी करेंगे उतना वजनी दिमाग के ऊपर लगता है। और ये सारा पर्सनल थॉट, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी चीजें मिलकर के फैमिली को एक ऐसा टीम बना गई जहां पे लोग पर्सनली काम कर रहे थे, बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लीट हो रहा था फैमिली गोल्स कोलैबोरेटिवली। और ये कोलैबोरेशन, और आप बहुत सारी जगह पे कॉर्पोरेट में देखते होंगे, आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि कोलैबोरेशन वर्क्स मोर देन इंडिविजुअल एफर्ट। तो ये जो लाइफ स्किल है वो वहां से ली गई है, और इस तरह से फैमिली में जो पीस फॉर्म होती है वो इक्वली सारे फैमिली मेंबर्स को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही थी, एक अच्छी, बेहतर, खूबसूरत जिंदगी बनाने में और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन मेंटेन करने में। उनकी जिंदगी के जो ये एक्सपीरियंस हैं, वो उनको सिखा रहे थे कि ऊपर वाला जो है ना, जिसे हम ऑलमाइटी कहते हैं, वो हमें कोई ऐसा इंसान देता ही नहीं जिसके साथ हम जिंदगी ना बिता पाए। तो जो हमारा लाइफ पार्टनर वो देता है ना, एक्चुअली में वो हमें इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि हम लाइफ जर्नी में जिस तरह से वो हमें समझे, हम भी उसको समझे, मेरे लिए वो काम करे, उसके लिए कुछ चीजें अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं करूं, मेरे लिए वो कुछ चीजें चेंज कर दे। और इस तरह से यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये पर्सनल और जेनेटिकल ट्रेट्स की बात नहीं हो रही है, अडेप्टेड ट्रेट्स की बात हो रही है। इसको छोड़ा जा सकता है और इस तरह से एक दूसरे के लिए डिवोशन, केयर
और सारी भावनाओं के साथ इनकी फैमिली जो है बहुत अच्छी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग फैमिली बन रही थी, जिसकी नींव को हिलाना आसान नहीं था। जिस तरह से कैक्टस अपनी बॉडी में पानी और जो फूड वो बनाता है उसको जेल की तरह स्टोर करके रख लेता है, ताकि उसको जब रेगिस्तान में, मरुस्थल जिसे कहते हैं, वहां पे जब पानी की कमी हो तो वो अपने ही जमा किए हुए पानी को लंबे वक्त तक यूज कर सके, और उसके कांटे जो होते हैं उसको प्रोटेक्शन देते हैं। प्यासे जो जानवर रेगिस्तान में घूमते रहते हैं, जो पत्तों को खा जाते हैं, पेड़ को खा जाते हैं, उससे उसको प्रोटेक्शन देते हैं। बिल्कुल उसी तरह इंसानों को भी ऊपर वाले ने बनाया है, और उसकी जो बनावट है इंसान की, फिजिकल बनावट, उसकी अडेप्टेशन, उसके ट्रेट्स, वो सब कुछ उसको उस जर्नी के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिस जर्नी पे उसको जिंदगी भर जाना है, और उस डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रहे होते हैं जहां पे जिंदगी का उसके मकसद रुका हुआ होता है। मतलब लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ जो होता है, लाइफ जर्नी, वहां तक ले जाने में मदद करते हैं। और इस तरह से जिंदगी चलती रहती है कोलैबोरेशन के साथ, एक दूसरे की मोहब्बत के साथ, एक दूसरे की केयर के साथ। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐसी कोई जिंदगी नहीं होती जहां पे सिर्फ प्यार, मोहब्बत और कोलैबोरेशन हो, झगड़ा भी होता है। वेरी ट्रू, होता है झगड़ा, लेकिन ये जो झगड़ा जिसको हमने नाम दिया है उसका एक लाइफ स्किल क्लासेस में नाम होता है डिफरेंस ऑफ थॉट्स, और ये बहुत ही नेचुरल होता है। आप देखिए बचपन से किसी भी आप फ्रूट ले लीजिए, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आपने प्री स्कूल में पढ़ा होगा। कोई कहेगा गुआवा, कोई कहेगा मैंगो, कोई कहेगा एप्पल। बहुत सारे लोग एक क्लास में 5 बच्चे एप्पल कह देंगे, एक क्लास में 10 बच्चे मैंगो कह देंगे। तो इस तरह से ग्रुप बन जाता है उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर। तो बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में भी होता है। ये थॉट डिफरेंसेस हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आपके रिश्तों के बीच आएंगे, लेकिन उन डिफरेंस में से कहां से कॉमन थ्रेड निकालना है जो आपके रिश्ते को बांधे रखे, ये काम आपको ध्यान से करना है। और मैं अपनी जिंदगी में भी करती हूँ। डेली थॉट डिफरेंस आ जाते हैं, कभी कभी वीकली आ जाता है, कभी कभी मंथली आ जाता है, कभी कभी ईयरली बेसिस पे भी थॉट डिफरेंस आता है। लेकिन उन डिफरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है उन सारे चीजों में से एक कॉमन थ्रेड ढूंढना जो मेरी फैमिली को इंटैक्ट रख सके। और इस पे कंटिन्यूअसली एंड कॉम्प्रिहेंसिव काम होता है। जैसे स्कूल में असेसमेंट होते हैं और फिर हमें ग्रेड A1 आता है, बिल्कुल वैसे ही रिश्तों में भी खुशियां जो आती हैं वो A1 ग्रेड का काम करती हैं। और एफर्ट्स हमें देना होता है, टाइम हमें लगाना होता है, कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं वक्त बेवक्त बच्चों को खुश करने के लिए, कुछ चीजें ला करके, कभी किसी की मदद करके, कभी कभी अलग अलग जरिए से। तो इस तरह से जुड़े रहिए मुझसे सीखने के लिए लाइफ स्किल्स जो रिश्तों को मजबूती से जोड़े रहती हैं। और जो लाइफ स्किल्स मैंने मुझ तक कैरी फॉरवर्ड हुई है 3 जनरेशन्स के वर्किंग मॉडल्स को देखने के बाद। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।